आयनिक के जो टेस्ट का बोला था ना, उसके लिए देखो रिवाइज करके ही देना, बस ऐसा नहीं कुछ भी बस कर देना। और कोई वैसा नहीं है कि बराबर है तो रिवाइज किया ही होगा। 68 क्वेश्चन है, 2 घंटा ले सकते हैं, 2 घंटे से ज्यादा मत लेना। वो घर पे करना है, ठीक है, खुद सब कुछ करना है, उसमें कुछ किसी को बताने की बात नहीं है, सिर्फ मुझे और आपको बताओ कितना आया, ठीक है। तो उसमें ऑनेस्टी रखना, खुद से एक टाइमर लगा के खुद से कर लेना, मैं उसके बाद आंसर की भेज दूंगा, उसके बाद चेक कर लेना खुद ही। हाँ, स्क्रीन शॉट्स है एक्चुअली, पीडीएफ भी नहीं है, स्क्रीन शॉट्स है, वो मैं भेज दूंगा, आप कर लेना। 2 घंटे में हो जाएगा 68, है ना, बहुत कुछ नहीं है, इजी है। अगर आपको लगे कि टाइम कम पड़ रहा है तो आप 15-20 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। चलो ठीक है ना, देखो वो मैं भेज दूंगा आपको 3:30 में, लेकिन आप जब आपको टाइम मिले, क्योंकि आपका तो टेस्ट भी है ना, तो उसके बाद जब आप फ्री होंगे तो आपको कर लेना, ठीक है। अगले वीक में थर्मो का कर लेंगे, ठीक है। चलो, कोलिशन थ्योरी बाकी था। देखो भाई, तो ये लास्ट टॉपिक ही है, मे बी 1 घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स, उसके बाद हम लोग रेडियो एक्टिविटी चालू कर लेंगे, ठीक है। उसमें डाउट है? एक दो डाउट, ठीक है, वो लास्ट में कर लेते हैं, लास्ट में 9:45 में याद दिला देना, आई थिंक 2-3 हार्डली होगा, कोई डाउट आना नहीं चाहिए उसमें। चलो देखो, तो कोलिजन थ्योरी क्या है देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने रेट को एक्सपेरिमेंटली मेजर करने की कोशिश करी है, ठीक है। रेट को एक्सपेरिमेंटली मेजर करने की कोशिश करी है अभी तक। अब ऑब्वियसली कुछ लोगों ने इसको थियोरेटिकली मेजर करने की भी, थियोरेटिकली निकालने की भी कोशिश करी होगी डेफिनेटली। तो उसमें बहुत सारी थियरीज आई, उसमें एक थियरी हमारे सिलेबस में जो है वो कोलिजन थ्योरी है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली वही एनालिसिस ऑफ रेट है, बट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, मतलब ये एनालाइज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आरएनएस ने दिया है, और वो इक्वेशन जो हम लोग के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ए बाय आर टी पढ़ते हैं, वो इसी से डिराइव होके आता है, ठीक है। तो वो डेरिवेशन भी क्या है उसका वो भी देख लेंगे। एक ही सवाल आया है वैसे, मतलब देखो कोलिजन थ्योरी पे तो बहुत सारा आया है, बट स्पेसिफिक डेरिवेशन पे जो सवाल आया वो एक ही आया। स्टेरिक फैक्टर पे एक क्वेश्चन आया था 2017 में, दैट्स इट। जनरली नहीं आता है, ठीक है। तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, समझने के लिए अच्छा रहता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होता है। जैसे अगर मुझे हाइड्रोजन और क्लोरीन, मान लो क्लोरीन को रिएक्ट कराना है और HCl बनाना है, तो क्या अगर मैं इनको अलग अलग कंटेनर में रख दूंगा तो क्या HCl बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। तो अलग अलग कंटेनर में रखने में क्या हुआ, इनके बीच में आपस में कोलिजन नहीं हो पाया, ठीक है। जब आप इसको एक कंटेनर में रख देते हो, जब आप इसको एक कंटेनर में रख देते हो, तो आपको अलग अलग रेट से, हर रिएक्शन का अपना अपना रेट होता है, बट एक सर्टेन रेट से आपको HCl बनता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है एसेंशियल क्या है रिएक्शन के लिए? कोलिजन है। कोलिजन इज वेरी एसेंशियल फॉर रिएक्शन। तो लोगों को लगा कि कोलिजन से रिएक्शन हो जाता होगा, तो सबसे पहले अब कोलिजन के बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। तो कोलिजन का सारा डेरिवेशन गैसियस स्टेट में कर चुके, वो वापस नहीं करेंगे, ठीक है। वहां हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाली थी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होते हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम।
जेड ए बी जेड ए, दो डेरिवेशंस किए थे यहाँ हम लोग जेड ए बी को लेके चलेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया था? पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर यू रिलेटिव एवरेज एन स्टार ए एन स्टार बी, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला है जेड ए बी का, वो हमारे काम आता है यहाँ पे। तो लोगों को लगा कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, जितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, उन सबसे अपने को क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। अपने को उतना प्रोडक्ट मिल जाएगा, उतना हमारा रेट होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली निकाला तो उनको पता पड़ा कि मैच नहीं कर रहा है। जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, कोलिजन बहुत ज्यादा होता है। एक कंटेनर में एक सेकंड में बिलियंस ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, बट उस रेट से तो रिएक्शन होता नहीं है। रिएक्शन तो होने में कभी कभी घंटों लग जाते हैं, डेज लग जाते हैं। तो अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी और रेट इक्वल हो जाता तब तो रेट बहुत ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन रेट उतना ज्यादा आता नहीं है। तो उनको रियलाइज हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है, और फिर इसको मॉडिफाई किया कि कोलिजन नहीं, अपने को इफेक्टिव कोलिजन चाहिए। मतलब सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते, कुछ ही कोलिजन्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली प्रोडक्ट बना पाते हैं। एवरी कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव। तो दो बैरियर्स लगा दिए उन्होंने कोलिजन इफेक्टिव कब होगा ये जानने के लिए। वो दो बैरियर्स कौन से हैं? दो कंडीशंस लगाए, एक है एनर्जी बैरियर और एक है ओरिएंटेशन बैरियर। दो मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो कोलिजन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसका एक सही एनर्जी उसके पास होना वो भी जरूरी है, और एक सही ओरिएंटेशन से कोलाइड करना भी जरूरी है। जब इन दोनों फैक्टर्स को अकाउंट में लेंगे तब अपने को, अब एग्जैक्ट तो रेट मिलता नहीं है, ठीक है, तब अपने को मोस्ट प्रोबेबली आसपास मिल जाएगा। नॉट इन एवरी केस। इवन जो जेई का क्वेश्चन आया था उसमें भी वो इसी चीज को हाईलाइट कर रहे थे कि बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि ये जो इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी भी हमने निकाल ली है ये एकदम एग्जैक्ट रेट प्रेडिक्ट कर देता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट दिस इज वेरी क्लोज। समटाइम्स गलत हो सकता है, समटाइम्स सही भी हो सकता है। तो ये भी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है। इवेंचुअली अभी तक कोई परफेक्ट थ्योरी है ही नहीं। रेट को एग्जैक्टली थियोरेटिकली प्रेडिक्ट करने के लिए कोई थ्योरी नहीं। ये सब ट्राई कर रहा है उसको समझने का कि क्या हो सकता है, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हमको एक्सपेरिमेंटली दिखेगा। पॉसिबल है कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटली मैच ना करे, और इवेंचुअली वही क्वेश्चन था जेई के अंदर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगा, बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वो कैलकुलेट किया तो वो इस इक्वेशन के हिसाब से 4.5 आना चाहिए था। समझ रहे हो? मैथमेटिकली वो 4.5 आना चाहिए था, समझ रहे हो? और हो नहीं सकता। तो उसी पे एक सवाल स्टेरिक फैक्टर पे उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक आइडिया कि एवरी कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव। वी आर गोइंग टू हाईलाइट विच फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट सो दैट द कोलिजन बिकम्स इफेक्टिव। और उसमें दो बैरियर्स है। उसमें हम एनर्जी बैरियर के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने ये बात करी हुई है पहले कि मॉलिक्यूल के पास जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगा, और वो एनर्जी कहां से मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी से। मॉलिक्यूल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। व्हेन दे कोलाइड, व्हेन दे कम क्लोजर, वो ग्रेजुअली उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं। बॉन्ड जब टूटता है तो क्या बढ़ता है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। ये सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लिखो कोलिजन थियरी। पोस्टुलेट्स ऑफ द थियरी लिख लो पहले। Postulates of the theory. The products are formed only when the products are formed only when the reactant molecules come closer and collide with each other. If every collision if every collision
result in product formation. If every collision result in product formation, then rate of reaction should be equal to collision frequency. Then rate of reaction should be equal to collision frequency. तो पहले लोगों ने यही सोचा था कि सारे कोलिजन्स इफेक्टिव होते होंगे, तो उन्होंने रेट को किससे डिटरमाइन करने की कोशिश करी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। कोई रिएक्शन मान लेते हैं कि ए और बी का रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट मिल रहा है, और रिएक्शन को क्या मान लेते हैं? एलिमेंट्री मान लेते हैं। अब अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अपने को याद है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता था? पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर क्या होता था? 8 KT पाई म्यू टू द पावर हाफ n स्टार A n स्टार B। ये हम लोगों ने डिराइव किया, आप एक बार चेक कर लेंगे। ये U एवरेज रिलेटिव है, ठीक है। इसमें सिग्मा ए बी जो था दैट इज कोलिजन डायमीटर बोलते थे, याद आ रहा है? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2। सिग्मा ए वाज द कोलिजन डायमीटर ऑफ ए, सिग्मा बी वाज द कोलिजन डायमीटर ऑफ बी। टी टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आर बाई एन ए। म्यू रिड्यूस्ड मास था, सही है। 1 बाय एम ए प्लस 1 बाय एम बी। ठीक है, ये सब डिराइव किया हुआ है पहले। एन स्टार ए क्या था बताओ? number of moles per एन स्टार इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल नहीं, sorry नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स per unit volume पर यूनिट वॉल्यूम। एन स्टार बी क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए, और वो था फॉर बी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इनिशियली लोगों को क्या लगा कि जो रेट है वो नंबर ऑफ कोलिजन पे ही डिपेंड करेगा, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? जेड ए बी के इक्वल आना चाहिए था। ये क्या माना? इफ एवरी कोलिजन यील्ड्स प्रोडक्ट। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये मैच नहीं किया, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कोलिजन होता है और रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली काफी कम होता है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये मैच नहीं किया, ठीक है। इतना लिख लिया। हो गया? बोलो, देखो अब देखो, अगर इस रिएक्शन के लिए जो मैंने अभी अज्यूम किया था ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, अगर इसके लिए मैं लिखूं माइनस डी ए बाई डी टी, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री है, तो जो कोएफिशिएंट है वही पावर में जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। बोलो ठीक है। लेकिन अपने को एक और बात यहाँ पे समझ आ रही है कि यहाँ पे सब कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अपने पास क्या है? एन स्टार ए एन स्टार बी है। बात समझ आ रही है?
तो ये माइनस डी ए बाई डी टी में ये ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये ए बी बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो बात समझ आ रही है? कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं 1/Na माइनस डी एन स्टार ए बाई डी टी, इसको लिखूं के एन स्टार ए एन स्टार बी अपॉन एन ए स्क्वायर, तो ये ठीक है क्या बोलो? फिर से देख लो, एन स्टार ए खुद ही क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। Na से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें एक Na कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आ गया, माइनस डी एन स्टार ए बाई डी टी इज इक्वल टू के एन स्टार ए एन स्टार बी अपॉन एन। अच्छा, अब हम लोगों ने अभी जो आर मैक्स की बात करी कि हमारा मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है, तो उसको अगर हम लोग नंबर के टर्म्स में लिखे तो वो भी क्या आ जाएगा, माइनस डी एन स्टार ए बाई डी टी। और वो आया कितना, तो वो आया पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 के टी पाई म्यू टू द पावर हाफ एन स्टार ए एन स्टार बी। और अगर इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करें, दोनों माइनस डी एन स्टार ए बाई डी टी है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या यहां से अपने को के मिल जाएगा क्या? एन स्टार ए एन स्टार बी दोनों में दिख रहा है। अब अगर यहां से मैं लिखूं तो बाई कंपेयरिंग के बाई एन ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 के टी बाई पाई म्यू टू द पावर हाफ। और यहां से के क्या आ जाएगा, पाई एन ए सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 के टी बाई पाई म्यू। ये के मैक्स है, ये रेट मैक्स था, तो ये के भी क्या हो जाएगा, के मैक्स हो जाएगा। ये जो हम मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि सारा कोलिजन इफेक्टिव है, अभी तक तो आपने खाली नंबर ऑफ कोलिजन से लिया है ना, आपने और कोई फैक्टर तो ऐड ऑन किया नहीं है। तो अभी तक आप क्या मान के चल रहे हो कि सारा कोलिजन इफेक्टिव है, तो आपको रेट भी मैक्सिमम मिला है, के भी मैक्सिमम मिला है। ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंटली सेटिस्फाई नहीं होगा, इतना रेट नहीं आता है, ठीक है, बट ये हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे कैसे उन्होंने सोचा होगा। देख लो, कोई डाउट है तो। कैपिटल ए अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत दूर है वो, ठीक है, लिख लिया। बोलू, बोलू, लिखो जल्दी जल्दी थोड़ा।
हो गया? चलो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड पॉइंट, rate of reaction calculated above, rate of reaction calculated above was found to be much higher than the experimental rate. Big question. Rate of reaction calculated above was found to be much higher than the experimental rate. Rate of reaction calculated above was found to be much higher than the experimental rate. Therefore, it was concluded that every collision does not form product. Therefore, it was concluded that every collision does not form products and only few collisions result in product formation, which are called effective collisions. And only few collisions result in product formation and are called effective collisions. And are called effective collisions. अगला पॉइंट लिखो, for a collision to be effective, for a collision to be effective, following two conditions or barriers are to be fulfilled. Following two conditions or barriers are to be fulfilled. पहला एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर. पहला एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर. देखो, तो ये तो कोलिजन का नंबर आया, उससे ए मैक्स आया. अब आप इफेक्टिव कोलिजन की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी बैरियर की. पहले भी बात करिए इसके बारे में. अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो पहले रिएक्टेंट का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. जब आप रिएक्टेंट का बॉन्ड तोड़ोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और जब वो बॉन्ड्स टूटने के बाद एटम फ्री हो जाएंगे तो वो वापस से बॉन्ड्स बनाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा. याद आ रहा है? हम लोगों ने एक पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट भी बनाया था. यहाँ पे कुछ इस तरह से आता था. एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक के लिए अलग अलग आता था. ये सब अपने को याद है. फिर यहाँ पे हमने कुछ बातें हाईलाइट भी करी थी. ये जो हाईएस्ट एनर्जी वाला पॉइंट है इसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते थे. कर चुके हैं पहले. इसका जो एनर्जी है और ई नॉट और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो डिफरेंस है इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाओगे तो आपको दो तरह का एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करना पड़ेगा. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए फॉरवर्ड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के लिए बैकवर्ड. ये सब याद आ रहा है? हो चुका है ये सब. और फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो डिफरेंस है वो क्या था? डेल्टा एच था. और ये सब हम लोग देख चुके थे. डेल्टा एच क्या होता है? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड. ये सब याद आ रहा है क्या? अब देखो, इसमें काफी सारा थिन लाइन है. थोड़ा सा इसमें बुक टू बुक में भी काफी दे हैव नॉट रिटन इट अकॉर्डिंगली. थोड़ा सा डिफरेंट रहता है यहाँ पे. तो देखो,
बेसिकली लॉजिकली सोचने पे यही लगता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी which the molecule needs and that will come from kinetic energy. ये पहले पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं था. पहले तो पोटेंशियल एनर्जी इतना ही है ना. इफ दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट, दिस इज द पहले का पोटेंशियल एनर्जी, बट द मॉलिक्यूल इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी जिससे वो घूम रहा है. एंड एट द टाइम ऑफ कोलिजन when it will come closer, that kinetic energy will be converted into potential energy, जो ये आपको ये बढ़ाने में हेल्प कर रहा है. सो एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी is the minimum kinetic energy possessed by the molecule which has to be converted to potential energy while the process happens. बात समझ आ रही है? ये होता kinetic energy है, उसको convert करना होता है potential energy में, because we have to increase the potential energy of the molecule, because we are going to break the bond. Bond breaking तो kinetic से related थोड़ी है. Bond breaking में क्या हो रहा है? चीजें दूर जा रही है. Attraction, उनका attraction कम हो रहा है, तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हो गया ना. काइनेटिक एनर्जी तो थर्मल हो गया. आप कहते हो कि इतने टेम्परेचर पे होगा, तो आप कहते हो कि टेम्परेचर को बढ़ा दो, 500 कर दो. टेम्परेचर को बढ़ाने का क्या मतलब होता है? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, ताकि वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास अवेलेबल रहे कि जरूरत पड़ने पे उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं. बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ये पहले डिस्कस किया है. अब हमको कैसे पता पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास ये सफिशिएंट एनर्जी है? अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं मॉलिक्यूल के पास, तो मुझे एट द टाइम ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट कितना एनर्जी मेरे पास होना चाहिए? ई नॉट होना चाहिए. ये बात समझ आ रही है? मेरे पास ई नॉट एनर्जी होना चाहिए, तब जाके मैं बैरियर क्रॉस कर पाऊंगा. बात समझ आ रही है? कुछ पहले से था और कुछ काइनेटिक से कन्वर्ट होगा, बट मेरे पास टोटल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितना एनर्जी होना चाहिए? ई नॉट या ई ए? ई नॉट. ध्यान रखना, ये डेरिवेशन में ये मिस्टेक हो जाता है कभी कभी. कुछ बुक्स में सीधा, इवन एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया है, मैक्सवेल बना के ई से हाईलाइट कर दिया उसको, व्हिच इज रॉन्ग. क्योंकि मैक्सवेल में आप एक्स एक्सिस पे एनर्जी ले रहे हो, तो एनर्जी क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास ई होनी चाहिए कि ई नॉट होनी चाहिए? ई नॉट होनी चाहिए. बात समझ आ रही है? अगर आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे एनर्जी होनी कितनी चाहिए? ई नॉट. ये बात ध्यान रखना. तो अपने को ये पता लगाना है कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास ई नॉट है या उससे ज्यादा एनर्जी है. वो सारे ये बैरियर क्रॉस कर जाएंगे. जिनके पास ई नॉट से कम होगी वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे कोलिजन के बाद भी. अब ये मैक्सवेल में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके कि ये कैसे करते हैं. देखो, अब आप मैक्सवेल याद करो, तो मैक्सवेल में आप बनाते थे जनरली स्पीड के साथ बनाते हैं ना. स्पीड के साथ बनाते हैं. इस एक्सिस पे क्या ले सकते हैं? dn by du भी ले सकते हैं, या 1 by n dn by du भी ले सकते हैं. नंबर निकालना है तो dn by du, 1 by n ले लिया तो फ्रैक्शन निकल जाएगा. बताता क्या है मैक्सवेल से? आप क्या इंफॉर्मेशन निकालते हो? आप ये इंफॉर्मेशन निकालते हो कि एक स्पीड रेंज में कितने मॉलिक्यूल हैं. क्या मैक्सवेल ये बताता है क्या एक स्पीड पे कितने मॉलिक्यूल हैं? नहीं, मैंने वहां भी हाईलाइट किया था. मैक्सवेल ये नहीं बताता कि 100 मीटर पे कितने चल रहे हैं. मैक्सवेल ये बता सकते हैं कि 100 से 101 के बीच में कितने चल रहे हैं, या 100 से 100.1 के बीच में कितने चल रहे हैं. तो जब इसी मार्जिन को बहुत छोटा कर देते हैं, तो वो प्रैक्टिकली हम मान लेते हैं कि ये 100 से 100.1 वाले, मतलब बेसिकली ये 100 वाले ही हैं. बट मैक्सवेल का काम क्या है? रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये बताना. कुछ बात समझ आ रही है? तो ये जो मैक्सवेल आप स्पीड के लिए बनाते थे, ये आप एनर्जी के लिए भी बना सकते हो. ये जो आप स्पीड के लिए कर्व बनाते थे ना, ऐसा ही मैक्सवेल का कर्व एनर्जी के लिए भी बनता है, और कर्व बिल्कुल सेम आता है. अगर आप ऑब्जर्वेशन लोगे तो कर्व में बाय ऑब्जर्वेशन कोई डिफरेंस नहीं है. हम लोग को इसका मैथमेटिकल पार्ट करना ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो आपको इसके इक्वेशन को वापस से लिखने या करने की अब जरूरत नहीं है. जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं. आई थिंक इसका इक्वेशन हमने डिस्कस किया हुआ है, याद आ रहा है ना? पैराबोलिक राइज और एक्सपोनेंशियल फॉल, है ना?
तो आपको ये पता है, अब आपको ये पता है कि मैक्सवेल का काम क्या है। ये आपको बताता है कि इस स्पीड रेंज में कितने मॉलिक्यूल है, या यहां पे क्या बताएगा कि इस एनर्जी रेंज में कितने मॉलिक्यूल है। कैसे बताएगा? एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल वाई डी एक्स। बोलो भाई, आप यहां पे करके देखो। इंटीग्रल वाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी एन बाई डी 1/n, और dx क्या हो जाएगा? d, ये मिल जाएगा इंटीग्रल dn बाई n। बोलो भाई, ये क्या है? इंटीग्रल dn बाई n क्या आएगा? ये तो टोटल निकालोगे तो 1 आ जाएगा, सारा फ्रैक्शन का सम। dn बाई n फ्रैक्शन है ना। और अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे E1 से E2 के बीच में चाहिए, तो यहां पे लिमिट लगा दो E1 से E2, तुमको मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? क्या करना है, उसके फैक्टर के अंदर आएगा वो सब। dn का जो आप इक्वेशन लिखोगे ना, उसके अंदर आएगा एनर्जी का टर्म। आता था ना यार, mu स्क्वायर बाई 2RT आता था ना उससे, वो u में आ रहा था, वैसे एनर्जी में भी आएंगे, है ना। देखो फिर से सुन लो, आपको ये बता चुका हूं मैं पहले। ये कर्व का रोल ये होता है कि हमको एक स्पीड रेंज या एक एनर्जी रेंज में कितने पार्टिकल्स हैं उनका नंबर, या फ्रैक्शन कितना है उसका भी वैल्यू बताता है। याद आ रहा है? अब मान लो अपने को पता है कि इस ई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो क्या ई नॉट से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करेंगे तो वो फ्रैक्शन आ जाएगा जो ई नॉट से ज्यादा है। बोलो भाई, अपने को अगर ये पता है कि ये कितनी एनर्जी चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, तो जैसे E1 से E2 में इंटीग्रेट किया, तो ये E1 से E2 के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स है वो मिल गए। मॉलिक्यूल मिल जाएंगे या फ्रैक्शन मिल जाएंगे? अरे वो तो डिपेंड करता है ना। तो 1/n नहीं भी ले सकते हो, नंबर भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर मैं ई नॉट, मान लो ई नॉट को ये वैल्यू है, से ज्यादा एनर्जी वालों का अगर मैं नंबर निकालना चाहूं, तो ई नॉट से इंफिनिटी में इंटीग्रेट कर दूंगा। वहां से इंटीग्रेट करके अपने को जो ये मिलता है फ्रैक्शन, वो मिलता है e टू द पावर ई नॉट माइनस ई नॉट बाई आर टी। फिर सुनो, ये ई नहीं है, ई और ई नॉट सेम नहीं होता है। देखो डेरिवेशन का बहुत काम नहीं आएगा, बट आपको थिन लाइन समझ आना चाहिए कि कहां कहां पे मिस्टेक है। तो ये किसी किसी बुक में आप देखोगे उन्होंने सीधा ई पे ही इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, ये ई से इंफिनिटी में इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो उनका e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी आ गया है सादा सीधा। लेकिन एक्चुअली आप देखोगे तो ये एनर्जी है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। इस एक्सिस पे क्या है? एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा एनर्जी आई नीड फ्रॉम व्हाट आई हैव। समझ रहे हो? बट मुझे तो टोटल एनर्जी पे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ना। तो टोटल एनर्जी इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए कितना चाहिए? ई नॉट चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये इतना आता है e टू द पावर माइनस ई नॉट बाय आर टी। इसका मतलब ये है कि दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल has sufficient minimum energy E naught to cross the energy barrier. ठीक है? Activation energy is the minimum Extra energy. kinetic energy needed to cross the barrier. जो टाइम आने पे पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। कुछ बात समझ आ रही है? EA is not the energy at barrier. E threshold is the energy at barrier, है ना? ये लिख लिया था ना? ये लिख लिया था, ये लिख लिया था।
ये सब पोटेंशियल एनर्जी, ये इज द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आई नीड विच विल कम फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। जो अभी इसके पास होता है ना, इसको नॉर्मल कहते हैं, इसको नॉर्मल एनर्जी कहते हैं। नॉर्मल एनर्जी पे ये चाहिए होता है टू क्रॉस द बैरियर। डेरिवेशन के टाइम पे आइडियल माना तो 0 नहीं नहीं, कुछ एनर्जी तो पहले होगा ही ना, पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो मॉलिक्यूल के पास होगा ही ना। आइडियल का तो 0 होता है। नहीं नहीं यार, अब वो सब थोड़ी कर सकते हैं, वो सब नहीं। ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे, हो गया, चलो। ये लिख लिया। तो बेसिकली इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी है और वो बैरियर को क्रॉस कर सकता है। फटाफट लिख लेंगे। बोलो। चले चले। चले। हाँ। देखो, टू क्रॉस बैरियर। तो हमने पहले देखा कि सारे कोलिजन्स कितने हैं, और अब उसमें ये पता लगा लिया कि मॉलिक्यूल्स ऐसे कितने हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है जो उनको वहां ट्रांजिशन स्टेट पे उनके पास होनी चाहिए, उसका फ्रैक्शन निकाल लिया। तो यहां से आपको ये समझ आया कि जो रेट आना चाहिए वो आर मैक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस ई नॉट बाई आर टी आना चाहिए, या सिमिलरली जो रेट कांस्टेंट आना चाहिए वो भी के मैक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस ई नॉट बाई आर टी आना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो आर मैक्स और के मैक्स क्या मान के निकाला है कि सारे कोलिजन इफेक्टिव है, बट क्या सारे कोलिजन इफेक्टिव है? नहीं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी, कुछ के पास नहीं होगी। अरे हम कहते, लास्ट में मैंने समझा था ये बात, हम कहते हैं कि 500 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है, बट आप खुद सोच के देखो, क्या 500 केल्विन पे सबकी एनर्जी इक्वल है? नहीं, किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की एनर्जी कम है। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यही तो बता रहा है यार, वो एक टेम्परेचर पे ही तो बना है। एक टेम्परेचर पे ही कुछ की एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो जिसकी ज्यादा होगी वो कोलाइड करके रिएक्शन दे सकता है, जिसकी कम होगी वो कोलाइड करके रिएक्शन नहीं देगा। तो अपने को वो फ्रैक्शन का तो पता लगाना पड़ेगा ना जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, और वो फ्रैक्शन क्या है? e टू दी पावर माइनस ई नॉट बाई आर टी। मतलब अभी तक हम लोग k में कहा पहुंच चुके हैं? k मैक्स हमने पिछली बार जो निकाला था दैट वाज पाई na सिग्मा ab स्क्वायर 8 kt बाई पाई म्यू टू दी पावर हाफ। ये पहले निकाला था, ये तो k मैक्स था, इनटू अब आ गया माइनस ई नॉट बाई आर टी। अगर आपसे पूछेगा कि कितने कोलिजन्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो टोटल कोलिजन्स थे, ये वो कोलिजन्स आ गए जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ एनर्जी बैरियर इंपॉर्टेंट है? ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, देखो कुछ पहले बहुत ही एलिमेंट्री कॉमन सेंस के एग्जांपल्स लेते हैं, फिर थोड़े समझने वाले एग्जांपल्स लेंगे। जैसे मान लो अपने को बोला कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रोमीन से रिएक्ट करना है और HBr बनाना है और हाइड्रोजन आटम निकल जाएगा। मान लो ऐसा कुछ करना है, कुछ प्रोसेस वहां पे हो रहा है, ठीक है। कैसे होगा तो आप खुद सोचो। मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक ब्रोमीन का आटम बैठा है यहाँ पे और मुझे उसकी तरफ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेके जाना है। तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे लेके चला गया और एक अप्रोच ये हो सकता है कि मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे लेके चला गया। बात समझ आ रही है? ये दो अप्रोच, और भी बहुत अप्रोचेस कोई सोच सकता है, बट ये प्राइमरी दो अप्रोचेस अपने दिमाग में आते हैं कि या तो एक मॉलिक्यूल ऐसे, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे जा रहा है और ब्रोमीन ऐसे बैठा है, या ब्रोमीन ऐसे बैठा है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है। आप बताओ इसमें से कौन सा बढ़िया है या कौन सा ऐसा कोलिजन है जो मॉलिक्यूल के लिए फेवरेबल है? फर्स्ट वाला ना, क्योंकि आपको पता है कि जब ये एटम इस तरह से अप्रोच करेगा तो एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन से कोलाइड कर रहा है। आपने एक बार वो पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ाया था आपको, कि जब एटम बहुत क्लोज आ जाते हैं तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करने लगता है? रिपल्शन। याद आ रहा है, गैसेस में पढ़ा था। बहुत दूर है तो कुछ नहीं होता, रिलेटिवली पास आ गया तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। देखा ग्राफ नीचे आता है ऐसे करके। बट व्हेन एटम्स गेट वेरी क्लोज, रिपल्शन डोमिनेट करता है। तो यहां तो कोलिजन की बात हो रही है, तो दे आर वेरी क्लोज। इफ दे आर वेरी क्लोज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम ब्रोमीन के सामने है तो एक हाइड्रोजन का रिपल्शन है, यहाँ दोनों हाइड्रोजन एटम ब्रोमीन के सामने है तो दोनों का रिपल्शन है। तो डेफिनेटली ऐसे में क्या फेवरेबल है? ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है। जैसे बचपन में हमने पढ़ा बॉन्डिंग में ये N2O4 बनाने का बात होता है। N2O4 पे काफी डिस्कशन भी पहले के टाइम से होता रहा है कि N2O4 कैसा है, इसमें OO लिंकेज है या NN लिंकेज है। तो अभी अपने को पता है NN लिंकेज है। आपको पता है NO2 ऐसा होता है, नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, होता है ना। अगर ये N2O4 के मॉलिक्यूल्स ऐसे आ रहे हैं जैसे मैंने अभी बनाया है, तो ये NO2 आपस में मिलके क्या N2O4 बना पाएगा? बिल्कुल बना लेगा। लेकिन अगर इसी सिनेरियो में NO2 के मॉलिक्यूल्स ऐसे आ रहे होते, रिपल्शन हो जाएगा ना, फिर ज्यादा होता ही नहीं ना, मुझे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सामने चाहिए ना। अगर ये मॉलिक्यूल्स ऐसे आ रहे होते ऑक्सीजन वाले फेस से, तो क्या ये N2O4 बना पाते? क्या नहीं बना पाते। सो एवरी ओरिएंटेशन इज नॉट इफेक्टिव। जैसे मान लो आपको CO का रिएक्शन कराना है N2O के साथ, NO2 के साथ, ठीक है, और इससे बनता है मान लो CO2 और NO। अब मान लो मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं कि यार CO ऐसा है, NO2 ऐसा है, क्या ऐसे ओरिएंटेशन में ये मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, ये मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, नहीं। आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए, उसकी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या अगर कार्बन इस साइड होता तो बनने की प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले ज्यादा होती? किस केस में बेटर है? सेकंड वाले क्योंकि आपको CO2 बनाना है ना। अगर आपको CO2 बनाना है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कोलाइड करना चाहिए कि कार्बन ऑक्सीजन से कोलाइड करना चाहिए? कार्बन। बट यहाँ बहुत तरह के आप ओरिएंटेशन सोच सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स जो आप ऑर्गेनिक में बहुत कॉमनली देखते हैं, जैसे SN2 है। काफी बार हम लोगों ने इस चैप्टर में SN2 को डिस्कस किया है थोड़ा थोड़ा, तो एक बार फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे SN2 में आप बहुत ज्यादा इस बात को हाईलाइट करोगे, बैक साइड अटैक। मतलब दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 कि बैक साइड अटैक ही होना चाहिए।
इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, और आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है, मान लो CH3Cl है। तो इसमें बहुत ज्यादा ये बात हाईलाइट किया जाता है कि जिधर से Cl निकल रहा है, Cl is a leaving group. Cl is a leaving group. It will leave with both the electrons of the bond. It will leave with both the electrons of the bond. तो Cl जिधर से निकल रहा है उसके बैक साइड से क्लोरीन जिधर से निकल रहा है उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है। दिस इज ऑल्सो ओरिएंटेशन। अगर सामने से अप्रोच करेगा नहीं होगा, ऊपर से नहीं होगा, नीचे से नहीं होगा, किधर से कर रहे हैं? बैक साइड से। आपको क्यों लगता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लोरीन ऊपर से क्यों नहीं हो रहा है? वो क्लोरीन से डायरेक्टली कनेक्ट करके निकाल देगा तो रिपल्शन होने क्यों आपको लगता है क्यों बैक साइड अटैक यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है? लोन पे डॉलर एक्सेप्ट कर जाएगा उसको करेगा तो क्लोरीन ही मिलेगा। दिमाग लगाओ थोड़ा। 9 मिनट कुछ अनशंट बोला, बहुत मारो सही बना रहा हूँ अभी। सोच के बोल। हंतरा करोड़ों साल के बाद तबीयत ठीक है? चलो बताओ क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये आपको मैंने बताया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में, ये एमओटी का सवाल है एक्चुअली। और ये टाइप का जो फॉर्मेट है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक में। इन एवरी सेकंड थर्ड रिएक्शन यू यूज एमओटी टू गेट अ बेटर होल्ड ऑफ इट, कि हो क्यों रहा होगा ऐसा। तो जैसे आपने देखा कि एक सेकंड, नहीं ये SN2 है, यहाँ सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। पहले क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा, वो SN1 में होता है। क्लोरीन पहले लेके चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN2 में ऐसा नहीं होता, अटैक करता है और जाता है, सब कुछ साइमल्टेनियस है यहाँ पे। देखो आपको CCl का बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर MOT से सोचे तो वो बॉन्ड बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल्स लगे होंगे? 2। एक किसका लगा होगा? कार्बन का। एक किसका लगा होगा? क्लोरीन का। 2 ऑर्बिटल्स मिले होंगे ना यार, 2 ऑर्बिटल्स मिले होंगे ये बॉन्ड को बनाने के लिए। MOT से सोचो, PBT से नहीं। 2 ऑर्बिटल जब मिलते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनते थे? 2। एक बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। बात समझ आ रही है? अब ये जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना, इसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन डाले? बॉन्ड तो बना, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका बॉन्डिंग जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बट इसका एंटी बॉन्डिंग खाली है। पक्की बात है। बचपन में आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, याद आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2। और बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है अपने को। यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सब ठीक है। बट आप सोचो कि बॉन्ड टूटता कैसे है? जब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। एंटी बॉन्डिंग में डालेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर कब 0 होता है? जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ जाए। बॉन्ड ऑर्डर अभी 1 क्यों है? क्योंकि बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है। बट अगर कोई आके एंटी बॉन्डिंग में भी 2 रख दे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई आके एंटी बॉन्डिंग में भी 2 रख दे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि अगर मैं 2 p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग बनाता हूं तो कैसे बनाता हूं? बीच में बहुत ज्यादा, तो बीच में डेंसिटी आती है, याद आ रहा है? डेंसिटी बीच में आती है, तो इसका जो बॉन्डिंग बना है ना वो बीच में है। बट जब मैं इन्हीं का एंटी बॉन्डिंग बनाता हूं तो डेंसिटी कहां जाती है? बाहर। जब मैं इसी का एंटी बॉन्डिंग बनाता हूं तो डेंसिटी कहां जाती है? बाहर। एंटी बॉन्डिंग इधर है। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डालना किधर है? एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग किधर है? एग्जैक्टली बॉन्डिंग के ऑपोजिट साइड में। बॉन्डिंग कार्बन क्लोरीन के बीच में है।
एंटी बॉन्डिंग ऐसे एक्सटेंडेड है, तो अप्रोच ऐसा रखना पड़ेगा कि वो एंटी बॉन्डिंग को अप्रोच करे, और एंटी बॉन्डिंग को बैक साइड अप्रोच ही कर सकता है। इसमें एक डाउट और आ जाता है कि क्लोरीन वाले साइड से अप्रोच क्यों नहीं किया। इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, जरूरत नहीं है अभी, तो इसीलिए आप ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, क्योंकि इसमें डाउट ये भी आ जाता है कि क्लोरीन के साइड से भी तो एक एंटी बॉन्डिंग का लोब दिख रहा है अपने को। इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक में बताएंगे आपको, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमको अप्रोच किधर करना है, एंटी बॉन्डिंग में। बात समझ आ रही है? क्योंकि मुझे अगर बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? कभी कभी सुनते हैं हीट किया तो बॉन्ड टूट गया, क्या होता है, इसी में से एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। तो जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इक्वल हो गया तो अपने आप बॉन्ड टूट जाता है। हीट करने पे भी बॉन्ड टूट जाता है, कभी कभी सनलाइट दिया बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में एक्साइट हो गया तो अपने आप बॉन्ड जीरो हो जाता है। ठीक है, सो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये लिख लिया था, ये लिख लो, फोटो जल्दी जल्दी बना लो। ओरिएंटेशन बैरियर मतलब सही जगह पे कोलाइड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैरियर को तो क्रॉस करना ही है, लेकिन साथ में ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस करना है। ठीक है, अपने को सही जगह पे कोलाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? चले आगे। जैसे इसी में आप जब SN1 पढ़ोगे ना, उसमें आप देखोगे कि अटैक जो है वो कार्बोकेटायन पे होता है, और आपने पढ़ा है कार्बोकेटायन कैसा होता है, फ्लैट होता है ना। कार्बोकेटायन इज sp2। हाँ, तो जो कार्बोकेटायन होता है उसमें एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, वो वेकेंट p ऑर्बिटल इस कार्बन के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होता है। तो इसीलिए जब इसमें अटैक होता है तो इसमें अटैक या तो टॉप से होगा या बॉटम से होगा। ठीक है, जब आप कार्बोकेटायन पे अटैक करते हो ना तो अटैक टॉप या बॉटम से होता है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन होता है वो फ्लैट होता है, उसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है जिसपे अटैक करना होता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो वो अटैक p ऑर्बिटल को देखते हुए, तो p ऑर्बिटल हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो अटैक टॉप या बॉटम से होता है। तो ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, चले आगे, पीछे आओ। ठीक है, ये देख, रैडिकल, कार्बोकेटायन, ऑर्गेनिक में जो पढ़ने वाले हैं ये हमेशा फ्लैट होते हैं। इनके पास एक p ऑर्बिटल होता है जो इनके प्लेन के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होता है, एंड दैट इज वेकेंट। और इन केस ऑफ रैडिकल दैट इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। तो जब बॉन्ड बनाना होता है इनके साथ तो अपने को इस ऑर्बिटल को टारगेट करना है, यही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा। तो इसको टारगेट करने के लिए या तो टॉप से आते हैं या बॉटम से आते हैं। तो ओरिएंटेशन मैटर कर रहा है, मैं बस वो बता रहा हूं। ठीक है, चले। ठीक है, मैंने तो वो याद है मुझको, तो वो था। लिख ले। नहीं, नहीं। नीचे वाला
ये लिख लेंगे। हो गया। ऐसे लिया था पन्नी वन्नी निकाल के, तब उससे पन्नी लेके बैठा है, हर 2 मिनट में निकालता है, एकदम 2 दाना है, आवाज ऐसे करेगा जैसे पता नहीं क्या कर रहा है। 1 घंटे से चालू है इसका, खत्म कर जल्दी उसको। अरे पूरा पैकेट एक बार में, अबे मर जाएगा पागल। पागल वागल है क्या भाई? अब जल्दी, धीरे धीरे, फिर तेरा वही चल रहा है। मुंह से खाना इफेक्टिव नहीं है, तो और भी यूज करना चाहिए कुछ कुछ। चलो चलो, हो गया। नाक में ना वैसे आई थिंक ये टेस्ट वाला पंगा चल रहा है यार, काफी काफी गलत हो रहा है ये। हर पिछले बार भी हो गया था कुछ गड़बड़। केमिस्ट्री ही नहीं दिया। कुछ लोग तो शायद कुछ भी नहीं दे पाए, तभी है। कुछ लोगों ने चालू ही नहीं किया, हम लोग जगह तो खत्म होता है। पेपर चालू था अच्छा चालू था क्या? कर रहे थे। हम लोग बोले कि लॉगिन ही नहीं हो रहा है। हाँ नहीं मेरा हुआ है। सर लॉगआउट किया था लेकिन 2 घंटे तो आई थिंक बोलता कुछ ना कि पासवर्ड चेंज करना है, ऐसा कुछ कर दो यार, जो भी लग रहा है। तो मतलब कैसे चलेगा? सर एक आदमी तो बोल रहा था कि पेज में से हाँ वो कौन है? खामोक खामोक। अरे कौन? हाँ ठीक है बिहान आ गया। देखना पड़ता है ना, आदमी रहना ना चाहिए। अरे तो वही है। चलो कोई बात नहीं, कोई भी हो तो छोड़ दे। लिख लिया, चलो। देखो भाई, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी का फैक्टर हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है, उसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है? स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी है कि ओरिएंटेशन सही रहा होगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है? स्टेरिक फैक्टर वो प्रोबेबिलिटी है which suggests कि ओरिएंटेशन सही रहा होगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन। और डेफिनेटली आरएनएस ने बोला कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? थियोरेटिकली तो ऐसा ही कुछ होगा। तो एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर अपने को उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये कैसे निकालते हैं, क्या है, ये अपने सिलेबस में नहीं है।
कि ये एक्चुअली कैसे निकलेगा, अपने को बस ये समझना है कि क्या क्या जरूरत है इस पूरे फॉर्मेट को कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी होगा सही कोलिजन से हिट होने का, है ना, और उस सर्टेन प्रोबेबिलिटी को उन्होंने क्या मान लिया, पी मान लिया, इसको स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। अब आपका आर क्या आ जाएगा, आर मैक्स into P इंटू e टू द पावर माइनस ई नॉट बाई आर टी into P. इंटू पी। सिमिलरली आपका k क्या आ जाएगा, k मैक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाई आर टी इंटू पी। बात समझ आ रही है? अब आपने दोनों फैक्टर इंटीग्रेट कर लिया है कि सही ओरिएंटेशन होने का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में कुछ होगा, और कोलिजन के टाइम पे सफिशिएंट एनर्जी होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आर मैक्स इनटू ई टू द पावर माइनस ई नॉट बाय आर टी है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को जो इफेक्टिव कोलिजन है वो पता चल जाएगा, और हर इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट मिलता है तो वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। और रेट में आप के को कैसे इंटीग्रेट करना है वो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था। तो बताओ यहाँ पे के कितना आ जाएगा अब फाइनली, तो के मैक्स वाज पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर into Avogadro's number into 8 kT by pi mu to the power half। इसको आपने कितने मॉलिक्यूल्स के पास एनफ एनर्जी है उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, और अब आप उसको प्रोबेबिलिटी से, सही ओरिएंटेशन के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट इज योर के, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपना काम बचा सकते थे अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में वो ई नॉट को ई ए लिया हुआ था, तो थोड़ा काम कम हो जाता, तो यहीं पे काम खत्म हो जाता। तो बहुत जगह पे ऐसा भी किया हुआ है, और दे हैव डन इज कि उन्होंने ई नॉट नहीं लिया है, उन्होंने स्टार्टिंग में इसको ई ए ले लिया है। तो ई ए अगर ले लिया तो फिर तो यहीं पे काम खत्म हो गया, है ना, क्योंकि अपने को पता है के क्या है, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो माइनस ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी दिख गया, और बाकी सब क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है, ठीक है, ठीक है। वो काम बचा सकते थे हम लोग स्टार्टिंग में अगर इसको ई ए ले लेते तो, लेकिन वो एक्चुअली एनर्जी के एक्सेस पे आप ई ए को क्रॉस नहीं कर सकते, वो टोटल एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा मेहनत इसमें और करना पड़ेगा, ठीक है। यस यस, ये वाला ना, इसको मैं अभी कांस्टेंट में नहीं ले रहा हूं। यस, जैसे अगर मैं इसमें से कांस्टेंट निकालूं, जो वो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसमें से कांस्टेंट में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 k पाई म्यू आ जाएगा, p आ जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर सिनेरियो, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी होगा सही ओरिएंटेशन का। बट यहाँ पे एक t का फैक्टर बचेगा और एक वो फैक्टर बच जाएगा। तो मैं कांस्टेंट को c मान लेता हूँ, यहाँ पे एक रूट t आ जाएगा और एक e टू द पावर माइनस ई नॉट बाय आर टी आ जाएगा। इसमें c आपका क्या हो गया, समझ गया, खुद कर लोगे आप, ठीक है। ध्यान रखना, सी में आप टेम्परेचर को नहीं ले सकते, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करते हैं हम लोग रिएक्शन के दौरान भी, है ना। ये आ गया। अब अगर मैं लॉग ले लूं तो ln के क्या आ जाएगा, ln c प्लस t टू द पावर हाफ है, तो हाफ ln t प्लस ln, तो ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस ई नॉट बाय आर टी। एक फॉर्मेट ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो d ln k बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये 0, ये 1 बाई 2t और ये e नॉट बाई आर टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, ऑब्वियसली इसके आगे का जो डेरिवेशन है वो एक्चुअली ऐसे नहीं हुआ होगा, एंड दे मस्ट हैव इंटीग्रेटेड इट इन सम अदर वे, बट बुक्स में इसको आसानी से करने के लिए व्हाट दे डू इज कि इसको कंपेयर कर देते हैं आरएनएस के साथ ही। बट ऑब्वियसली आरएनएस तो इसी से निकलना चाहिए था, बट देखो ऑब्वियसली सवाल डेरिवेशन पे तो आना नहीं है, तो हम लोग भी उसका फायदा उठा लेते थोड़ा सा। तो अपने को ये पता पड़ गया तो जिसमें एक और कि मिनिमम, हाँ, जो ये है वो ओरिजिन से आ रहा होगा, लाइक
ये रिएक्टेंट की एनर्जी से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस है और ई नॉट टोटल एनर्जी है, या ऑब्वियसली टोटल एनर्जी है वो, ये ई नॉट है। अब आरएनएस इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, k is a into e to the power minus a by rt। अगर इसमें log ले ले तो ln k is ln a minus a by rt आ जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट कर ले तो d ln k by dt will be a। अब देखो ये सब अगेन कुछ कुछ पैरामीटर्स है जो अपने को दोनों तरह से याद रखना है। अगर कोई अपने को डायरेक्टली ये पूछ ले कि क्या a टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, लेकिन वैसे हम लोग उसको एक सर्टेन रेंज के अंदर कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है। तो ये 0 ले लेंगे और ये वापस से क्या हो जाएगा, ये बाय आर टी स्क्वायर, और ये दोनों डी एल एन के बाई डी टी को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा ये बाय आर टी स्क्वायर इज 1/2t प्लस ई नॉट बाय आर टी स्क्वायर। ऐसे ही कुछ तो देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आर टी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर टी बाई 2 प्लस ई नॉट, या अगर ई नॉट निकालना है तो ये माइनस आर टी बाई 2। तो जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें जो ई नॉट है उसको आप ई के टर्म्स में लिख देंगे और बस काम हो जाएगा, क्योंकि बस वही गड़बड़ था ना, बाकी तो सब कुछ कर ही लिया था आपने, बस वही ई नॉट को ई बनाना था, क्योंकि आपको एक्चुअल आरएनएस इक्वेशन ई में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी एक्सप्रेशन पे आ जाता हूँ, छोटा सा एक्सप्रेशन ऐसे कर लेते हैं। तो के आया था आपका सी रूट टी ई टू द पावर माइनस ई नॉट की जगह लिख दो ए माइनस आर टी बाई 2 बाय आर टी। सो के इज सी रूट टी ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी बाई 2 और आर टी ए टू द पावर हाफ आ जाएगा, सॉरी ई टू द पावर हाफ आ जाएगा। इसको भी थोड़ा बस अब सीधा ही कंपेयर कर देते हैं ना, सी अपने को पता ही है सी डैश करना। और टेम्परेचर जो है उसके अंदर वापस से डल जाएगा, तो के क्या आ जाएगा, सी में क्या क्या आया था, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर एन ए। ये टेम्परेचर को अंदर में मर्ज कर ही दे रहा हूं, 8 kT बाई पाई म्यू टू द पावर हाफ इनटू प्रोबेबिलिटी का फैक्टर अंदर चला गया था, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी इनटू ई टू द पावर हाफ इनटू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। और इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ये के इज ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी आ जाता है। देखो यही चीज मैं आपको बता रहा था, ए टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। बाइमोलिकुलर रिएक्शन, the steric factor P was experimentally determined to be 4.5. The correct option among the following are. The correct option among the following are. पहला, since P is equal to 4.5, since P is equal to 4.5, the reaction will not proceed. The reaction will not proceed unless an effective catalyst is used. Unless an effective catalyst is used. True or false? False. False, obviously. हाँ ऐसे ही हो रहा है। Probability बहुत ज्यादा आ रहा है उसका, है ना, तो कोई effective catalyst का जरूरत नहीं है। So this is a wrong statement. दूसरा लिखो,
बोलो दूसरा लिखो experimentally determined value of frequency factor experimentally determined value of frequency factor is higher than that predicted by Arrhenius equation. True. True. Than that predicted by Arrhenius equation. Arrhenius क्या बोला था 0 से 1 के बीच में होगा 4.5 आ रहा है. तीसरा the activation energy of reaction is unaffected by the value of steric factor. True. 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 Activation energy is energy barrier. Steric factor is orientation barrier. Connection नहीं है इनमें. ये दो अलग अलग factors हैं. So activation energy of the reaction is unaffected by the value of steric factor. True. ठीक है. फोर्थ स्टेटमेंट एक्चुअली सेकंड वाले का ही उल्टा है तो वो फॉल्स हो जाएगा. उसमें बोला था कि लिख ही लो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय आरएनएस इज हायर देन दैट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. फॉल्स. द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर predicted by Arrhenius equation is higher than that determined experimentally. False. Arrhenius ने क्या बोला था कि क्या होता है 0 से 1 के बीच में या तो 4.5 आ रहा है तो एक्सपेरिमेंटली जो आया है वो ही ज्यादा है. ठीक है.